नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीजीडी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अपन पढ़ने जा रहे हैं जो जनन तंत्र के बारे में, और जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो है ओपीडी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। ठीक है, आज का अपना जो टॉपिक है वो है जनन तंत्र। जनन तंत्र, ठीक है, जिनमें प्रजनन तंत्र है ये, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अंदर अपन जो है नर जो जनन तंत्र होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से अंग है और इनसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। जनन एक प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी जीव जो होता है वो अपने जैसे जीव को, जनन सक्षम जो जीव होते हैं उनको ये प्रोड्यूस करने की विधि को जनन कहा जाता है। और जो बनने वाली जो संतति है वही आगे चल के क्या करती है, वो आगे चल के वापस जनन करके नई संततियों का निर्माण करती है। और ये प्रक्रिया चलती आ रही है जिससे जीव जो होते हैं वो इस धरातल पे, इस धरती पे अपने वंशज को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो जनन की प्रक्रिया के द्वारा जीवों की कंटिन्यूटी रहती है, वो किसके कारण रहती है, जनन के द्वारा। तो जिस प्रक्रिया के अंदर जीव जो होते हैं वो अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं, अपने जैसे क्या करेंगे, संतानों को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और करते हैं और अपनी संख्या में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। ठीक है, अपनी जाति को अस्तित्व में लाएंगे। अस्तित्व में कब रहेगी, जब वो उनकी जाति इस धरती पे बनी रहेगी। जैसे डायनासोर, ठीक है, सब जने जानते हैं डायनासोर, जो कहते थे कि भाई जो जुरासिक काल के अंदर डायनासोर जो हुआ करते थे, जिनका एक अपना अस्तित्व पूरा इस वर्चस्व था पूरा, ठीक है, डायनासोर का। लेकिन कुछ पर्यावरण में कुछ बदलाव के कारण धीरे धीरे उनकी जो प्रजाति थी वो धीरे धीरे क्या हो गई है, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, आज अपन केवल उसके जीवाश्म का देखते हैं और उनके बारे में से उनको देख के ये पता लगाते हैं कि पहले ऐसे जीव हुआ करते थे। ठीक है, तो जाति का अस्तित्व बनाने के लिए सबसे पहला जो है वो है जनन है। ठीक है, जनन के द्वारा ही क्या करते हैं, जीव जो होते हैं अपने जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और वही संतति धीरे धीरे अपनी और प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करेगी और इस जाति का क्या रहेगा, अस्तित्व बना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ जो है मानव प्रजनन के कारण, मानव प्रजनन, ठीक है, और मानव प्रजनन में मानव प्रजनन तंत्र, देखो मानव प्रजनन तंत्र को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नर जनन तंत्र और दूसरा जो होता है वो मादा जनन तंत्र होता है। ठीक है, इसके कुछ परिभाषा है, जैसे एक लिंगी होता है, उभयलिंगी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मादा प्रजनन तंत्र जो है, या सॉरी मानव प्रजनन तंत्र जो है, ठीक है, वो होते हैं जो प्राणी जो इसके अंदर आते हैं वो कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी जिसपे जनन अंग एक ही होता है। ठीक है, या तो वो नर होगा या फिर मादा होगी, तो ऐसे प्राणी को एक लिंगी प्राणी कहा जाता है। ठीक है, यानी नर एवं मादा लिंग अलग अलग जीवों पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी का जो होगा वो कौन सा होगा, उभयलिंगी पे। उभयलिंगी, उभयलिंगी वे होते हैं जिसमें नर एवं मादा जन्नांग एक ही जीव पे हो, एक ही जीव पे हो। अगर नर एवं मादा जन्नांग एक ही जीव पे होते हैं तो वो उनको कहा जाता है उभयलिंगी। नर उनको कहा जाता है मेल, जो क्या करते हैं, शुक्राणु यानी स्पर्म को बनाते हैं, या जिनको बोला जाता है अपने मेल गैमेट को बनाते हैं। ठीक है, मेल गैमेट का मतलब हो गया युग्मक, जिसको क्या करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, नर युग्मक का निर्माण करते हैं वो कौन होते हैं, नर होते हैं, और युग्मक मतलब स्पर्म जो होते हैं वो निर्माण करते हैं। मादा जो होती है वो क्या करती, मादा जो होगी वो क्या करेगी, अंडाणु का निर्माण करती है। यानी अंडाणु क्या है, वो मादा युग्मक है। अंडाणु जो है उनका निर्माण जो करते हैं वो मादा होते हैं, और वो क्या होते हैं, मादा युग्मक होते हैं। कौन से युग्मक होते हैं, मादा युग्मक है। तो नर युग्मक जो है वो स्पर्म है, मादा युग्मक जो है वो क्या है, अंडाणु है। अंडे का निषेचन, देखो अपने अंदर अपन मानव जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, और मानव जनन तंत्र में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी दोनों युग्मकों का संलयन। निषेचन का मतलब होता है, निषेचन का मीन्स ये है, नर युग्मक
प्लस मादा युग्मक, इन दोनों के संलयन यानी जुड़ने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाएगा। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब जुड़ेंगे तब उस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। और मानव के अंदर निषेचन की प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है या अंडवाहिनी में होती है। किसमें होती है? फैलोपियन ट्यूब, और इसी को बोला जाता है क्या? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में संपन्न होती है। ठीक है। भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? यूट्रस के अंदर किसका विकास होता है? गर्भाशय का। यूट्रस के अंदर जो होता है भ्रूण का विकास होता है। ठीक है। यूट्रस को हिंदी में गर्भाशय कहा जाता है, अंडवाहिनी को ठीक है इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है। ठीक है। अंडाणु को ओवम कहा जाता है। उसके बाद में स्पर्म शुक्राणु को कहा जाता है। तो देखो, नर शुक्राणु बनाते हैं, मादा अंडाणु बनाती है, निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में होती है, भ्रूण का विकास जो होता है वो यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर होता है। ठीक है। तो ये है अपनी पहली स्लाइड के बारे में। ठीक है। जो जनन तंत्र क्या है कि कोई भी जीव जो क्या है अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है ताकि इस धरती पे उसका अस्तित्व बना रहे। सबसे पहला जो है वो है नर जनन तंत्र। देखो, नर जनन तंत्र में अपने को कुछ भाग जो है वो याद रखने हैं कि कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है। और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं है ये। ठीक है। अपन इसको ऊपर से पढ़ेंगे कि भाई जो आपके क्वेश्चन आने लायक है उस हिसाब से अपन इसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखो जो है दो चीजें ये नजर आ रही है, जो पिंक कलर की थोड़ी सी आपको दिख रही होगी। ठीक है। तो ये जो है वो टेस्टिस है जिसको बोला जाता है वर्सन। क्या बोला जाता है? वर्सन। वर्सन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। और मेन जो कार्य जो होता है वो वर्सन का ही होता है। ठीक है। मेन जो होते हैं वो कौन होता है? वर्सन होता है। वर्सन को बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाएगा, या प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है, या मेल गोनाद भी बोला जाता है, या मेल जनद भी बोला जाता है। ठीक है। तो वर्सन जो होता है वो क्या होता है? मेल जनद होता है। ठीक है। नर जनद है। ठीक है। अच्छा, जनद या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किनको बोला जाता है? वे अंग जो युग्मकों का निर्माण करने के साथ साथ में कुछ हार्मोन का भी क्या करते हैं, या जो सेक्स हार्मोन का क्या करते हैं, स्राव करते हैं, वो जनद कहा जाता है। तो यहाँ पे युग्मक का निर्माण जो है वो कौन कर रहा है? टेस्टिस करता है। और टेस्टिस का जो है वो क्या कहलाता है? नर जनन जनद कहलाता है। मेल गोनाड भी बोला जाता है इसको, मेल गोनाड। टेस्टिस 2 होते हैं। ठीक है। ये दोनों अपनी उदर गुहा के अंदर जो होते हैं ये नीचे की तरफ, बाहर की तरफ, शरीर से बाहर लटके हुए रहते हैं। बाहर लटकने का कारण क्या होता है? देखो, टेस्टिस 2 है, एक थैली नुमा संरचना के अंदर, झिल्ली नुमा संरचना के अंदर ये रहते हैं, जिसको स्कोट्रम या वर्षण कोष कहा जाता है। वर्षण कोष का मतलब ये है कि जिसके अंदर वर्षण रहते हैं। ठीक है। इस वर्षण जो होते हैं ये अपने शरीर से बाहर की तरफ स्थित होते हैं, यानी अपनी बॉडी से बाहर होते हैं। बाहर होने का कारण ये है कि देखो, वर्षण जो होता है वो करता है नर युग्मक का निर्माण यानी शुक्राणु का निर्माण करता है। लेकिन शुक्राणु के निर्माण के लिए अपने बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन स्पर्म के निर्माण के लिए या शुक्राणु के निर्माण के लिए अपने बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी लगभग 34 से 35 डिग्री। ठीक है। शुक्राणु के निर्माण के लिए आवश्यक होती है, शुक्राणु के निर्माण के लिए। तो शुक्राणु के निर्माण के लिए इतने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अतः बॉडी के अंदर रहेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि जो ये स्पर्म की जो सेल होती है, ठीक है, जो 2 तरह की सेल होती है, एक तो सहटोली सेल होती है, एक जनन कोशिकाएं होती है जो आगे चल के, या शुक्र जनन कोशिका होती है जो शुक्राणु का निर्माण करती है। ये बहुत सेंसिटिव होती है, किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगी। ठीक है। अतः इसके कारण ही जो शुक्राणु होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि शुक्राणु जो होते हैं, सॉरी,
शुक्राणु क्या है, ये जो वर्षण जो होते हैं वो शरीर से बाहर लटके हुए रहते हैं। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि इनको बॉडी के तापमान से कम ताप पर ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो यहाँ की कोशिका बहुत ही संवेदनशील यानी सेंसिटिव होती है, जो शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाएगी। ठीक है, अतः ये बाहर की तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, देखो वर्षण एवं वर्षण कोष प्राथमिक जनन अंग है, इसको क्या बोला जाता है, मेल गोनाड भी बोला जाता है, मेल गोनाड भी बोला जाएगा। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग भी कहा जाता है। शुक्राणु जो है नर युग्मक का निर्माण करते हैं। शुक्राणु क्या है, नर युग्मक है। शुक्राणु क्या है, नर युग्मक का निर्माण ये करते हैं। कौन करता है, वर्षण करता है। तो वर्षण क्या करता है, शुक्राणु नर युग्मक का निर्माण करता है। वर्षण कोष जिसके अंदर वर्षण रहते हैं। ठीक है, तो वर्षण कोष जो होते हैं वो वर्षण झिल्ली से निर्मित एक थैलीनुमा संरचना होती है, जो शरीर के बाहर लटकी हुई और सुरक्षित होती है। ठीक है, वर्षण शरीर के बाहर होने के कारण इसलिए है क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण हेतु शरीर के तापमान से कम तापमान की जरूरत होती है। शरीर के तापमान से कम तापमान की जरूरत होती है, इसके कारण ही ये बाहर की तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, वर्षण के बाद में आप देखोगे कि दूसरा भाग जो होता है इसको बोला जाता है एपिडीमाइसिस, जिसको बोला जाता है अधिवर्षण। वर्षण के ऊपर स्थित होने के कारण इसको बोला जाता है अधिवर्षण। अधिवर्षण अधिवर्षण का जो कार्य जो होता है वो ये है कि ये क्या करता है, कुछ समय के लिए टेम्परेरी अस्थायी रूप से कुछ टाइम के लिए जब शुक्राणु यहाँ से निकलेंगे तो वो इस तरह से यहाँ पे आके इसमें थोड़ी देर के लिए स्टोर रह जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये प्राथमिक जो है वो स्टोरेज भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे जो ये वर्षण जो है ये अधिवर्षण है। ठीक है, इनमें बहुत सारी क्या मिलती है, इस तरह से ट्यूब मिलती है वर्षण के अंदर, जिनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब। सेमिनिफेरस ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, इस ट्यूब को अगर काट के देखें तो इस ट्यूब के अंदर दो तरह की सेल मिलती है। दो तरह की अपने को क्या मिलती है, सेल मिलती है। जो बड़ी वाली सेल होती है उनको बोलेंगे सर्टोली सेल। ये वाली जो सेल है इसको बोलेंगे सर्टोली, सर्टोली सेल। ठीक है, और ये जो होती है ये शुक्र जनन कोशिकाएं होती है, शुक्र जनन कोशिका। ये शुक्राणु का निर्माण करेगी, ये क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो, वापस थोड़ा सा आप इसमें देख लें। ये इसको बोला जाता है सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। ठीक है, फिर ये छोटी वाली जो होती है इसको बोलेंगे शुक्र जनन कोशिका, जनन। ये करती है शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण। का निर्माण करती है। ठीक है, सर्टोली सेल जो शुक्राणु बन रहे हैं उनको पोषण देती है, शुक्राणु को पोषण देती है, को पोषण देती है। ठीक है, अब ये है जो है सेमिनिफेरस ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूब। ये सेमिनिफेरस जो ट्यूब जो होती है अब यहाँ पे भी होगी, इसके बीच में कुछ टिश्यूज मिलते हैं, जैसे ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब है। ठीक है, ये भी इनके बीच में जो टिश्यू होता है जिनको बोला जाता है अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका जिसको लेडिंग सेल भी बोला जाता है, लेडिंग कोशिका भी बोला जाता है। ठीक है, और ये निकालती है एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन।
ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं इसके अंदर ही मिलता है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, जो क्या है, नर जनन हार्मोन है, नर जनन हार्मोन। ठीक है, तो अपने को याद क्या रखना है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन कौन निकालता है, तो लीडिंग कोशिका निकालती है, ये चीज अपने इंपॉर्टेंट है। लीडिंग कोशिका जो होगी या अंतराली कोशिका जो होती है वो सेमिनिफेरस जो ट्यूब होती है, ठीक है, उनके बीच में मिलती है। ठीक है, ये ट्यूब जो है सेमिनिफेरस, ये शुक्राणु बनाती है। ठीक है, तो शुक्रजनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है। इसके पास वाली कोशिका जो होती है बड़ी वाली, ये बड़ी होती है, ये बड़ी है। ये कैसी होती है, छोटी होती है। तो छोटी वाली कोशिका जो है वो शुक्रजनन कोशिका होती है जो शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक है, बड़ी वाली कोशिका जो होती है वो शुक्राणु को क्या देती है, पोषण देती है। ठीक है, और बीच में शुक्र जो नलिका है, इनके बीच में जो कोशिका है इसको अंतराली कोशिका बोला जाता है। ठीक है, अंतराली कोशिका को लीडिंग सेल भी बोला जाता है और यही निकालती है एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन ग्रुप है। ठीक है, और इसी ग्रुप का एक सदस्य है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, जो है नर जनन हार्मोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहां से ये इसमें स्पर्म बने, ये कुछ देर यहाँ पे स्टोर रहेंगे, फिर यहां से ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, ये जो इसको बोला जाता है क्या, वास डिफरेंस, यानी इसको बोलेंगे शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी बोला जाता है। शुक्र वाहिनी आगे चल के किसमें खुलती है, शुक्राशय में। सेमिनल वेसिकल को क्या बोला जाता है, शुक्राशय, इसमें बोला शुक्राशय में। यहाँ पे भी स्पर्म जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं। शुक्राशय भी कुछ अपने में से कोई लिक्विड का स्त्राव करता है जो शुक्राणु को पोषण देने में मदद करता है, और सीमेन का भी ये भाग होता है। फिर नीचे आपने देखी होती है जो बल्बो यूरेथल ग्लैंड है, इसका दूसरा नाम है काउपर ग्लैंड, इसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड, काउपर ग्रंथि। बल्बो यूरेथल का काम क्या है, ये क्या करती है, ये इसके जस्ट नीचे मिलती है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे मिलती है ये। ठीक है, ये क्या करती है, देखो यूरिन का जो, यूरिन भी यही से स्त्राव होता है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहां से यूरिन आएगा। ठीक है, यूरिन भी यहां से आ रहा है और मूत्र भी यहाँ, सॉरी यूरिन और जो जनन वीर्य है वो भी यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये होता है पेनिस। ठीक है, ये पेनिस जो होता है ये, इसको मैथुन अंग बोला जाता है या कॉर्पोलेटिस ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है, इसका कार्य ये की होता है कि ये क्या करता है, स्पर्म को फीमेल के वेजाइना के अंदर डोनेट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने वर्सन पढ़ा। वर्सन के अंदर अपने दो तरह की सेल है, सॉरी ट्यूब होती है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर अपने को दो तरह की सेल मिलती है, छोटी वाली जो जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका होती है जो शुक्राणु का निर्माण करती है, और बड़ी वाली कोशिका सटोली होती है जो उसको पोषण देगी। सब शुक्राणु बनेंगे तो उसको पोषण की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, इन नलिकाओं के बीच में भी कुछ उत्तक मिलते हैं जिनको अंतराली उत्तक बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ की कोशिका को अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल बोला जाता है। वो क्या करती है, इनको पोषण देने का कार्य करती है। अब है अधिवर्षण। अधिवर्षण जो वर्षण के ऊपर मिलता है उसको बोला जाता है क्या, अधिवर्षण। जैसे सपोज मान लो ये वर्षण है, ये होता है अधिवर्षण, ये अधिवर्षण है। अधिवर्षण, वर्षण के ऊपर वाला भाग अधिवर्षण। ठीक है, अब देखो ये लंबी कुंडलित नलिकाएं होती है जो वर्षण के ऊपर मिलती है। वर्षण के पीछे की ओर स्थित एक भाग वर्षण से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि दूसरा भाग शुक्र वाहिनी से जुड़ा। एक भाग तो वर्षण से जुड़ा है, ये वर्षण से जुड़ा, दूसरा भाग शुक्र वाहिनी से जुड़ा हुआ रहता है, ये शुक्र वाहिनी से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी एक भाग तो आपको वर्षण से जुड़ा हुआ मिलेगा और उसी का दूसरा भाग जो होता है वो शुक्र वाहिनी से जुड़ा हुआ मिलता है। कुछ समय के लिए इसका जो है शुक्राणु संग्रहण का करता है, वो अस्थायी संग्रहण है, अस्थायी संग्रहण होता है। ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ पे ये स्टोर रहते हैं शुक्राणु, और यहाँ पे शुक्राणु का परिपक्वन भी होता है। ठीक है, दूसरा होता है वास डिफरेंस, शुक्र वाहिनी। देखो शुक्राणु बनने के बाद में शुक्राणु जो होंगे वो यहाँ से इसमें आए, इसमें कुछ देर रहे, फिर यहां से ये जाते हैं किसमें, वास डिफरेंस, इसको बोलेंगे अपन शुक्र वाहिनी।
शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी जो होते हैं इसका एक सिरा किससे जुड़ा हुआ रहता है, अधिवर्षण से, और दूसरा जो होता है वो सेमिनल वेसिकल, इसको बोला जाता है शुक्राशय। किससे रहता है, शुक्राशय से रहता है। तो ये शुक्राणु को लाके यहाँ पे छोड़ देती है, इसका कार्य एक ही है कि भाई शुक्राणु को यहाँ से लाना और इसमें छोड़ना। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी करती है। ये पतली नलिका होती है, अधिवर्षण को शुक्राशय से जोड़ती है। फिर होता है शुक्राशय। शुक्राशय ये वाला शुक्राशय। अब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये संग्रहण रहते हैं। ठीक है, तो ये पतली पेशी थैली युक्त होती है। ठीक है, पेशी युक्त वाली वित्ती वाली संरचना होती है। दोनों और शुक्राशय मिलके स्खलन वाहिनी करते हैं। देखो दोनों, और ये जो छोटी वाली जो ट्यूब है इसको भी बोलते हैं क्या, स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, यहां से जब मैथुन की क्रिया होती है तो यहां से स्पर्म जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये संग्रहण का भी कार्य करती है, संग्रहण का कार्य करती है, संग्रहण का कार्य करती है। ठीक है, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ जो होता है जिसको क्या बोला जाता है, वीर्य बोला जाता है। और साथ में ये शुक्राणु को पोषण भी देती है, शुक्राणु को पोषण। ठीक है, और यहां से ये क्या बनता है, वीर्य का निर्माण होता है। और वीर्य में प्रोस्टेट ग्लैंड जो आती है उसका भी स्त्राव मिलके क्या बनाता है, वीर्य बनता है। तो ये चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, वीर्य होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो जो स्त्राव करती है ये शुक्राशय, ठीक है, वो शुक्राणु को क्या देते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, और जिसके कारण वो आगे चल के उसमें एनर्जी होनी चाहिए। देखो शुक्राणु जब निकलेंगे तो उसमें एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो आगे जाके क्या कर सके, क्योंकि वेजाइना में उनको छोड़ा जाता है और वहां से उनको यूट्रस होकर फेलोपियन ट्यूब के अंदर आना पड़ता है, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत जब कब होगी, जब यहाँ पे उसको सही अमाउंट के अंदर क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, तो उसमें एनर्जी रहेगी। सही सीधी सी बात है, खाना अच्छा खाओगे तो आप में एनर्जी बनी हुई रहेगी। ठीक है, अब खाना ही नहीं खाया मिलेगा तो एनर्जी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ये खाने का कार्य जो होता है, यानी उनको भोजन या पोषण प्रदान करने का कार्य वो होता है, वो शुक्राशय करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बने यहाँ पे एपिडीमाइसिस में आए, फिर वास डिफरेंस शुक्रवाहिनी में आते हैं, शुक्रवाहिनी से शुक्राशय में जाते हैं, शुक्राशय से मूत्र मार्ग में ये जाएंगे। जो मूत्र मार्ग जो होता है वो पेनिस के सारे बाहर की तरफ खुलता है। अब प्रोस्टेट ग्रंथि जो मूत्र मार्ग, जो मूत्राशय के संबंध में होती है, जो मूत्राशय, ठीक है, और मूत्र मार्ग से संबंध होती है, यानी पास में मिलती है। अंदर कई नलिकाएं होती है जो मूत्र मार्ग में खुलती है, इससे नलिकाएं होती है जो मूत्र मार्ग में खुलती है। प्रोस्टेट ग्रंथि में एक विशेष गंध वाला द्रव स्रावित होता है जो वीर्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वीर्य के साथ में मिलता है। तो देखो वीर्य क्या है, वीर्य जिसको सीमेन बोलते हैं। ठीक है, सीमेन में क्या है, एक तो शुक्राशय द्वारा स्रावित द्रव है, शुक्राशय का द्रव प्लस प्रोस्टेट ग्रंथि का द्रव, और प्लस जो होते हैं वो क्या होते हैं, शुक्राणु। ठीक है, तो शुक्राणु जो होंगे, ठीक है, तो शुक्राणु में प्रोस्टेट जो सेमिनल वेसिकल जो थी उसने कुछ लिक्विड निकाला, वो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसने कोई लिक्विड निकाला, वो, और दोनों मिलके ही क्या बना देते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु तो है ये मैन। ठीक है, वो मिलके क्या बना देते हैं, वीर्य, जिसको सीमेन कहा जाता है। ठीक है, अंत में ये मूत्र मार्ग में पहुंचता है, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये मूत्र मार्ग में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से गया, वहां किसमें आया, इसमें आया, थोड़ी देर स्टोर रहा, फिर यहाँ से ये मूत्र मार्ग में स्रावित हो जाता है और यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिर आता है सीसन, जिसको पेनिस बोलते हैं। ये एक संभोग करने वाला अंग होता है, मैथुन अंग है। कैसा अंग है ये, मैथुन अंग होता है। इसका कार्य केवल क्या है, केवल ये जो होता है वो शुक्राणु को मादा की योनि में त्यागना होता है। सीसन में अत्यधिक रक्तवाहिनी की आपूर्ति होती है, पेशियों विशिष्ट प्रकार की होने के कारण सीसन का कड़ापन प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, कुछ स्पंजी टिश्यूज होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो के कारण ये कैसा होता है, इसमें कड़ापन आ जाता है। ठीक है, सीसन के द्वारा शुक्राणु को मादा प्रजनन तंत्र में पहुंचाया जाता है। तो ये क्या है, मैथुन अंग है। कौन सा अंग है, संभोग अंग है या मैथुन अंग होता है, जिसका कार्य केवल एक ही है, क्या है कि जो स्पर्म बने हैं उनको कहाँ पे पहुंचाना होता है, मादा के प्रजनन तंत्र के अंदर पहुंचाना
होता है। ठीक है, उसके अंदर एक और ग्रंथि थी जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, एक और ग्रंथि है इसके अंदर जिसका नाम है, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ग्रंथि है। ये क्या करती है ये स्नेल का कार्य करती है। ठीक है, दूसरा ये इसका कार्य जो है, इसके स्राव क्या कार्य करते हैं, मूत्र मारक को उदासीन बनाती है, उदासीन बनाती है। ठीक है, कैसा बनाती है ये, उदासीन। ये मूत्र जो होता है उसका पीएच अम्लीय होता है और यहाँ पे ये कैसा होता है, क्षारीय एल्केलाइन होता है। ठीक है, एल्केलाइन होने के कारण क्या कर लेती है ये इसको उदासीन, ताकि शुक्राणु के जो है वो नष्ट कम से कम हो। इसका दूसरा नाम है काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, काउपर ग्लैंड है। तो ये भी एक ग्रंथि है जो क्या करती है, मूत्र मार्ग को स्नेह प्रदान करती है। ठीक है, मूत्र मार्ग एकदम चिकना बना हुआ रहेगा तो शुक्राणु जो होंगे वो आसानी से चले जाएंगे। दूसरा मूत्र मार्ग को ये उदासीन करता है कि मूत्र जो होता है वो कैसा होता है, मूत्र का जो है अम्लीय है। ठीक है, और ये जो होता है ये स्त्राव, इसका स्त्राव जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो अम्लीय क्षारीय बन के क्या बना देंगे, ये उदासीन बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ताकि स्पर्म नष्ट ना हो। ठीक है, सीधा अम्लीय माध्यम में रहेगा तो सीधी सी बात है वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अम्ल के कारण। तो वापस उसको एल्केलाइन माध्यम जो करता है वो कौन करता है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करती है। ठीक है, ये कहाँ मिलती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे की तरफ पाई जाती है। अब मादा जनन तंत्र देखो, मादा जनन तंत्र में जो मेन जो भाग होता है वो होता है उसका अंडाशय यानी ओवरी होती है। ओवरी के अंदर क्या बनते हैं, ओवम यानी अंडाणु का निर्माण होता है। और वहां से अंडाणु, ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी जो होगी वो कुछ, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये 90 के एंगल में होती है, जैसे इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से ओवरी होगी। ठीक है, यहां से इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, ओवरी यहाँ पे होगी, यानी एक दूसरे पे ये कैसे होते हैं, 90 की डिग्री में होता है। ठीक है, ओवरी का शेप ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इतना ही होता है। जब बेबी ग्रोथ करता है तब इसकी साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, मेन भाग जो होता है वो अंडाशय है। अंडाशय जो होगा वो अंडाणु का निर्माण करेगा, यानी अंडाणु जो है वो क्या है, मादा जनन युग्मक होता है। ठीक है, तो अंडाणु का निर्माण अंडाशय द्वारा होता है। ठीक है, तो ये प्राथमिक अंग है, ये प्राथमिक अंग होते हैं, प्राथमिक जनन अंग है। ठीक है, इसको नर जनन मादा जनन भी बोला जाता है, मादा जनन, जिसको फीमेल गोनाड भी बोला जाता है, फीमेल गोनाड भी बोला जाता है। ठीक है, प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं जो उदर गुहा के निचले भाग में श्रोणी, श्रोणी मतलब कमर वाला क्षेत्र, ठीक है, के दोनों तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ है, अंडाशय जो होंगे वो दोनों तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, अंडाशय के अंदर अंड जनन द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, यानी ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ओवम का ये जो लगा हुआ रहता है ये होता है लिगामेंट, ये लिगामेंट होते हैं। ठीक है, लिगामेंट क्या कहता है, स्नायु जिसे बोलते हैं अपन। लिगामेंट क्या करेंगे, अब ओवरी तो ऐसी है पूरी तरह से, ये फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब है, ये इसको बोला जाता है अंडवाहिनी, जिसको बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, अब ये फेलोपियन ट्यूब जो है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये पूरी तरह से इससे एकदम कांटेक्ट में नहीं होती, जैसे डायग्राम में बता रहा है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, जैसा आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, पूरी तरह से, यानी ये तो दूसरी चीज, तो फिर ये अंडाणु जो अंडाशय होगा वो खुले के खुले रहते हैं क्या, यानी लटके हुए रहेंगे। तो ये इसको लटके हुए रहेंगे तो किसी ना किसी से ये अटैच होंगे, नहीं तो ये तो कहीं भी बॉडी में इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तो जुड़े हुए रहते हैं, ये गर्भाशय की दीवार से, जिसको बोलते हैं अपन यूट्रस, ये गर्भाशय, गर्भाशय की दीवार से ये जुड़े हुए रहते हैं। और दूसरा जो होता है ये बॉडी की कैविटी से भी, उदर गुहा की कैविटी से भी ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है,
तो दो चीजों से, एक तो अपने जो यूट्रस जो होता है उससे ये जुड़े हुए रहेंगे, और दूसरी उधर गुहा की जो कैविटी होती है वहां से ये जुड़े हुए रहते हैं। अंडाणु का उससे अंडाणु का निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है, इस अंडाशय के अंदर होता है, इसलिए इसको प्राथमिक जनन अंग भी बोला जाता है, या मादा जनन या फीमेल गोनाड भी बोला जाता है। ठीक है, अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है, अंडाशय के अंदर होता है। यहाँ से जैसे अंडाणु का निर्माण होगा, अंडाणु यहाँ से निकल के किस में आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। ठीक है, अंडाणु यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से बनने के बाद में किस में आएगा, इस ट्यूब के अंदर आएगा। ठीक है, जिसको अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया या संपन्न होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रक्रिया, ये क्वेश्चन बनते हैं कि निषेचन क्या होता है, तो निषेचन अंडवाहिनी में होता है। जैसे अपने शुरुआत में भी मैंने बताया कि अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी यहाँ पे भी नहीं होती है। ठीक है, इस योनि के अंदर भी नहीं होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है, अंडवाहिनी के अंदर, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अंडवाहिनी के अंदर ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अच्छा, बेबी का जो डेवलपमेंट होता है या भ्रूण का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, तो वो गर्भाशय में होता है। वो कहाँ पे होगा, गर्भाशय के अंदर होता है। गर्भाशय, ये गर्भाशय है जिसकी दीवार काफी मोटी होती है। जब वो प्रेगनेंसी में आती है तब। ठीक है, कोई भी लेडी अगर प्रेगनेंसी में आती है तो धीरे धीरे यूट्रस की वॉल यानी गर्भाशय की वॉल जो होती है वो मोटी हो जाती है, और ये एक हार्मोन की वजह से होती है जिसका नाम जो होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। कौन होता है, प्रोजेस्टेरोन नाम होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव कैसे होता है, ये भी ओवरी के द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ये स्त्रावित होता है। ठीक है, और जो फॉलिकल की सेल होती है वो करती है एक एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव करती है। ठीक है, तो ये आंतरिक, देखो 3 तरह की वॉल है, मायोमेट्रियम है, अंत गर्भाशय दीवार जो है। ठीक है, 3 तरह की वॉल होती है, और एक होती है पेरीमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक है, और एक होती है एंडोमेट्रियम। तो ये अंत दीवार को क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बोला जाता है। ठीक है, मायो मतलब बीच वाली। ठीक है, और एंडो होगी, पेरीमेट्रियम मतलब बाहर वाली, सबसे बाहर वाली को क्या बोलेंगे अपन, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। अंदर वाली को एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि ये ही बनाती है प्लेसेंटा का निर्माण करने में भागीदारी देती है। ठीक है, तो मेन जो जनन अंग जो होता है वो कौन होती है, ओवरी होती है। देखो ओवरी इस तरह से होती है, पहले इसके अंदर इस तरह से सेल होती है। ठीक है, जिनको फॉलिकल सेल कहा जाता है, पुट्टिकीय कोशिका कहा जाता है, पुट्टिकीय कोशिका। ये बनाती है पुट्टक का निर्माण करती है, जैसे ये पुट्टक हो गया, जैसे ये प्राथमिक पुट्टक है। ठीक है, इसके अंदर ही एक सेल मिलती है जो अंडाणु होती है, जो अंडाणु है। अंडाणु पहले नहीं बोलते हैं, पहले उसको प्राथमिक जो है वो ऊसाइट बोला जाता है, फिर सेकेंडरी ऊसाइट बोला जाता है। ठीक है, ये जब थोड़ा सा लेवल इसका ज्यादा होगा तब अपन देखेंगे। तो यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हो जाता है। कहते हैं कि जब ये परिपक्व हो जाता है, परिपक्व, ठीक है, परिपक्व में इस तरह से ये अपने को कुछ इस तरह से दिखेगा। ये अंडाणु, जब अंडाणु इसमें से निकल जाता है, जब ये बाहर चला जाता है, ये अंडाणु बाहर आ गया। ठीक है, तो पीछे जो रहता है वो इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोला जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखो अंडु उत्सर्जन के बाद, अंडोत्सर्जन, ठीक है, ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद में, ओवुलेशन और इस पुट्टिक को बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुट्टिका। ठीक है, ठीक है, ये परिपक्व होती है। ये कैसी होती है, परिपक्व होती है। ठीक है, परिपक्व को, पुट्टिका को क्या बोला जाता है, ग्राफियन। ठीक है, इसमें अंडाणु बाहर निकलता है। ठीक है, अंडो उत्सर्ज में क्या निकलेगा, अंडाणु बाहर, ये अंडाणु बाहर निकले, अंडाणु बाहर आ जाता है।
अंडाणु बाहर आने के बाद में ये किसमें बदल जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो कौन सा हार्मोन निकालती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकालती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है, ठीक है। और फॉलिकल की जो सेल होती है, पुट्टकीय कोशिका, पुट्टकीय कोशिका जो होती है वो निकालती है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन और कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये प्रेगनेंसी में काम आता है। इसको को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन, ठीक है। प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है ये प्रेगनेंसी में। इसका कार्य होता है एक तो यूट्रस को मजबूत करना, मोटा करना, मोटा करना किसको, गर्भाशय, ठीक है। और दूध जो मेमरी ग्लैंड है, ठीक है, ग्रंथियों को में विकास करना, में विकास, ये मदद करती है, ठीक है। तो ये जो है वो कभी कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, तो ये कभी जब अंडा उत्सर्ग हो जाता है तब बनता है, और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। तो फॉलिकल की दो हार्मोन ये इंपॉर्टेंट है, एक और ये दो, ठीक है। अंडवाहिनी अभी देखा अपने, फैलोपियन ट्यूब जो कुछ इस तरह से अपने को दिखती है। ये एक भाग जो होता है वो यूट्रस गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहेगा। तो दो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, जो गर्भाशय के दोनों तरफ से जुड़ी हुई रहती है। एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा हुआ तो दूसरा किसमें, उंगली नुमा उंगली, जिसको जालर कहा जाता है। इसको क्या जाता है, जालर, इसको जालर कहा जाता है, ठीक है, जालर, जालर, ठीक है। इनफंडीबुलम भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनफंडीबुलम, बुलम, इनफंडीबुलम, ठीक है। ये क्या करता है, इनकी उंगली नुमा उभार जो होते हैं वो अंडाणु को कैचअप करने में कार्य करते हैं, ठीक है। इनको उंगली नुमा उभार को, इस पूरे पार्ट को तो इनफंडीबुलम, और जो जालर है उसको बोला जाता है फिम्ब्राई। ये पूरा भाग जो होता है वो इनफंडीबुलम, और इसको बोलते हैं फिम्ब्राई, फिम्ब्राई, ठीक है। फैलोपियन नलिका का प्रमुख जो फिम्ब्री द्वार जो अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है, अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। और जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, निषेचन अंडवाहिनी में होता है, अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। यहां से फिर भ्रूण बनता है, ठीक है, भ्रूण का निर्माण होता है। पहले तो बनता है युग्मनज, युग्मनज बनता है, ठीक है। युग्मनज के बाद में भ्रूण बनता है, ठीक है, और भ्रूण पहुंचता है कहाँ पे, गर्भाशय में। तो गर्भाशय में क्या होता है, इसका परिवर्तन होता है। परिवर्तन के बाद में क्या बनता है, फाइटस बनता है, ठीक है। वो धीरे धीरे वो किस में बदल जाता है, शिशु के अंदर, ठीक है। तो शिशु का निर्माण होता है। गर्भाशय श्रोणी गुहा के अंदर स्थित एक नाशपति आकार का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर गर्भाशय जो दोनों तरफ अंडवाहिनी में खुलता है, तथा इसका निचला भाग सरकरा होता है जिसको ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीवा जो होती है वो ये वाले है, ये भाग जो होता है वो ग्रीवा है, ठीक है, नाशपति आकार का होता है, ठीक है। ये भाग बड़ा होता है, ये भाग छोटा हो जाता है, सकरा हो जाता है, और इसको बोला जाता है ग्रीवा। क्या बोला जाता है, ग्रीवा कहा जाता है, ठीक है। और ग्रीवा आगे चल के इसमें खुलती है, योनि के अंदर खुलती है, ग्रीवा आगे चल के योनि में खुलती है, ठीक है। तो योगा जो ग्रीवा होगी वो कहाँ पे खुलेगी, तो भ्रूण का परिवर्तन क्या होता है, गर्भाशय में। भ्रूण का परिवर्तन, परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है,
गर्भाशय के अंदर होता है। यानी बच्चा जो बनेगा उसका डेवलपमेंट जो होगा वो कहाँ पे होता है, गर्भाशय में होता है। निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होता है। अब योनि, ये सरल लंबी, कम से कम 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है, और ये बाहर की तल पे गर्भाशय तक फैली हुई रहती है। इसके सामने मूत्राशय, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, और नीचे मलाशय होता है, जैसे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे होती है मूत्राशय अंदर की तरफ पास में, ठीक है, और इधर होती है योनि, ठीक है, और नीचे की तरफ जो होता है वो होता है गुदा। ये तीन भाग यहाँ पे होते हैं, ठीक है। योनि की दीवार पेशी युक्त बनी हुई होती है, ठीक है। योनि में एक सिरा मादा जनन छिद्र बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है, और गर्भाशय की गिरवा जो होती है वो उसको गर्भाशय गिरवा द्वारा ये गर्भाशय के अंदर खुलता है। योनि शरीर के बाहर खुलने वाला छिद्र को योनि द्वार कहा जाता है, ठीक है। योनि एवं मूत्र वाहिनी, ठीक है, द्वार ऊपर से एक छोटा सा शक्र और मटर के समान संरचना उभर होता है, जिसको बगशीस्नाक या क्लिटोरिस भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्लिटोरिस यहाँ पे होगा, इसको क्या बोला जाता है, क्लिटोरिस बोला जाता है, ठीक है। क्लिटोरिस जो होता है वो बग शीशनांग होता है, यानी कहते हैं कि ये शीशन का अवशेषी अंग है, शीशन का अवशेषी अंग, शीशन का अवशेषी अंग इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज, शुक्राणु यही आके डोनेट होते हैं, शुक्राणु को शीशन द्वारा यही त्यागा जाता है, तो शीशन द्वारा वो यही त्यागा जाता है, ठीक है। अबे अंडो उत्सर्ग क्या होता है, देखो अभी बताया था, अंडो उत्सर्ग का मतलब होता है अंडे जो परिपक्व अंडा हो गया है वो वहां से जब निकल जाता है तो उसको बोलते हैं अंडो उत्सर्ग, ठीक है। तो कहते हैं कि हर एक पुट्टिका, देखो कहते हैं कि महिला जब भ्रूणी अवस्था में होती है, यानी माँ के गर्भ में होती है, उस समय ही कहते हैं कि उसमें अंडाणु का निर्माण हो जाते हैं। अंडाणु का निर्माण मतलब जो पुट्टिके का निर्माण जो होता है वो उस समय ही हो जाता है। प्रत्येक पुट्टिका, पुट्टिका का निर्माण गर्भाशय, गर्भाशय धारण के समय होता है, ठीक है। लेकिन परिपक्व, परिपक्व जो होता है वो कब होता है, यूना आरंभ अवस्था में, यूना आरंभ यौवन, यौना आरंभ अवस्था जो होती है उसके अंदर ये होता है, ठीक है। यौवन आरंभ अवस्था के अंदर ये होता है, उस समय ये परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। तो उस समय ही हो जाते हैं, और पुट्टिका, एक पुट्टिका, प्रत्येक पुट्टिका से, पुट्टिका से एक अंडाणु, एक अंडाणु उत्सर्जित होता है, एक अंडाणु क्या होगा, उत्सर्जित होता है। परिवर्तन के ये प्रक्रिया हार्मोन के द्वारा निर्धारित होती है, जो अपन पढ़ भी रहे हैं, जैसे कौन कौन से थे, एफएसएस और एलएस थे, ये दो हार्मोन जो थे जो इनको परिपक्व करने में मदद करते थे, ठीक है। एफएसएस जिसको अपन पहले पढ़ चुके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। कहते हैं कि एक अंडोत्सर्ग में 28 दिन का समय लगता है, ठीक है। ये सक्रियता मानव अंडाशय में अंडाणु की उत्पत्ति होती है। अंडाशय द्वारा अंडाणु को निर्मुक्त को अंडो उत्सर्ग कहते हैं, यानी अंडाणु को बाहर निकालना किसके द्वारा, अंडाशय द्वारा, ओवरी के द्वारा अंडे को रिलीज करना, इसको बोला जाता है क्या, ओवुलेशन या अंडो उत्सर्ग बोला जाता है, ठीक है। अब सपोज मान लो महिला के अंदर जैसे ओवरी है, और ये यूट्रस है, ठीक है।
अब यहाँ पे अंडों का उत्सर्ग हो गया, ये तो ओवुलेशन हो गया, ठीक है। ओवुलेशन होने के बाद में अंडा यहाँ आया, अंडे की जो उम्र होती है अंडाणु की, वो कहते हैं कि 2 दिन की होती है, 2 डेज। लाइफ स्पेन जो होता है वो कितने दिन का होता है, 2 दिन का होता है, ठीक है। यहां से जो होंगे वो स्पर्म जो होंगे वो अंदर आएंगे, स्पर्म जो होंगे वो यहां से एंटर करेंगे, ये अंदर की तरफ आते हैं। सपोज मान लो स्पर्म नहीं आते, स्पर्म आएंगे तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर स्पर्म नहीं आते हैं तो क्या होगा, तो क्या होता है कि जो ये एंडोमेट्रियम वॉल होती है, ये यूट्रस गर्भाशय की जो दीवार होती है, ये गर्भाशय की जो दीवार है, ये क्या हो जाती है, टूटनी स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, टूटनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही टूट के ये क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, इसी को बोलते हैं ऋतुस्राव। क्या बोला जाता है, ऋतुस्राव कहा जाता है। और ऋतुस्राव कब होता है, जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो, ठीक है। ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कब होगा, जब आपका क्या बोलते हैं इसको, ऋतुस्राव, जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो ऋतुस्राव की घटना होगी। अगर निषेचन हो जाता है तो वो लेडी फिर क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद में फिर 9 महीने तक या उसके बाद 6-7 महीने तक भी हो सकता है, उसके वापस टाइम पीरियड या पीरियड्स जो है वो आना बंद होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस समय जो होती है ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना हुआ रहता है, ठीक है। पहली चीज तो ये, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जितना अप रहेगा, ठीक है, तो ये यूट्रस मेंस्ट्रुएशन साइकिल उतना ही कम रहेगा, ठीक है, नहीं होगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चला जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी। तो ये कहते हैं कि जैसे सपोज मान लो 1 डेट से स्टार्ट हुई तो 4 से 5 डेज तक क्या रहेगा, उसमें मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लीडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद में वापस 14 तारीख को जैसे हो गया उसका ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन हो गया या अंडोत्सर्ग हो गया, ठीक है। फिर वापस 10 दिन तक कौन सा हार्मोन निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। और 10 दिन बाद यानी कितने हो गए, 25 डेज, 25 से वापस प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा चला जाएगा, डाउन, क्योंकि 10 दिन तक रहता ही है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तभी तो अपन ऋतुस्राव होगा, ठीक है। तो 25वें दिन से स्टार्ट धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चला जाएगा, क्या चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का डाउन चला जाएगा तो ये गर्भाशय की दीवार है ये क्या हो जाती है, टूटनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो गर्भाशय की दीवार क्या हो जाएगी, टूटती है, और ये रुधिर के साथ बाहर आ जाती है, कहाँ आती है, बाहर, ठीक है। इसी को भी बोला जाता है ऋतुस्राव, ठीक है। तो ये देखो वापस 1 डेट को वापस हो जाएगा, वापस 14 को ओवुलेशन हो गया, तो ये ओवुलेशन होता ही जाएगा, ठीक है। पर मंथ में एक बार क्या होता है, ओवुलेशन होगा, ठीक है, यानी 28 डेज का अपन मानते हैं। ये हो गया। देखो ऋतुस्राव, ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है जो प्राइमेट्स की, अपने अपन प्राइमेट्स में आते हैं इसलिए ये अपने जो है वो क्या इसकी विशेषता होती है। स्त्री प्रजनन काल में 12 से 13 वर्ष की उम्र में आरंभ हो जाता है और 40 से 50 वर्ष तक ये चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऋतुस्राव होगा प्रथम, ठीक है, उसको बोला जाएगा मेनार्स। मेनार्स बोला जाता है, ठीक है। और जो अंतिम होता है उसको मोनोपॉज बोला जाएगा, मोनोपॉज बोला जाता है, मोनोपॉज बोला जाएगा, ठीक है। तो मेनार्स, और जो पहला होगा वो मेनार्स कहला जाएगा, ठीक है। और जो अंतिम होगा जो 40 या 50 की उम्र में हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता और उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, इसका मतलब वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। प्रजनन काल की गर्भावस्थी को छोड़ के प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि होती है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, रक्त तथा इसकी आंतरिक दीवार में श्लेष्म का स्राव होता है और 3-4 दिन तक ये चलता है, ठीक है। अलग अलग होता है, किसी में 5 दिन हो सकता है, किसी में 6 दिन हो सकता है। ऑल आर द डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन्स, ठीक है। ये सब जो है बातें जो होती है वो हार्मोन्स पे डिपेंड करती है कि अपने बॉडी के अंदर जो है हार्मोन का स्राव कैसे होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं रजोद्रम, मासिक द्रम या ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। पर महीने के अंदर या पर मंथ के अंदर, ठीक है,
क्या होता है, ओवुलेशन के टाइम के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है, तो अंड जो अंडाणु है वो, और दूसरी चीज जो है वो कुछ आंतरिक जो दीवार होती है गर्भाशय की, वो ब्लडिंग के साथ में योनि के द्वार से ये बाहर निकल जाती है, और ये कम से कम 4 से 5 दिन तक ये घटना चलती है, ठीक है, और ये प्रत्येक मंथ में होती है, इसलिए इसको ऋतुस्राव कहा जाता है, ठीक है, चक्र कहा जाता है, मासिक धर्म, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसको कहा जाएगा। कब होती है ये मेंस्ट्रुएशन? निषेचन नहीं होने पर। कब होती है? निषेचन नहीं होने पर, नहीं होने पर, ठीक है। अगर निषेचन नहीं होता है तो ये घटना होगी, निषेचन हो गया तो ये घटना नहीं होगी। ऋतुस्राव का आरंभ 14वें दिन में अंडोत्सर्ग से होता है, ठीक है। 14वें दिन में मैंने बताया था कि जैसे 1 से अपन डेट माने तो 14वें दिन में अंडोत्सर्ग मतलब अंडा निकलेगा। अंडा इंतजार करेगा किसका? स्पर्म का। स्पर्म नहीं आए तो 2 दिन बाद उसकी वैलिडिटी खत्म, ठीक है। वैलिडिटी खत्म, इसका मतलब वो तो उस फिर बाद में अगर स्पर्म आ जाते हैं तो कोई मतलब के नहीं होंगे। फिर अगर वही धीरे धीरे फिर क्या होगा, वो यूट्रस से कहां पे चला जाएगा, सॉरी फैलोपियन ट्यूब से कहां पे चला जाएगा, यूट्रस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और वहां से फिर जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन 10 दिन तक रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद में इसका लेवल डाउन हो जाएगा, और जैसे ही डाउन हो जाता है तो अंडोत्सर्ग के कुछ समय पश्चात अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है, और 15वें 19वें दिन इसमें से रहता है। यदि स्त्री में संभोग करे तो अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में चला जाता है, ठीक है। अन्यथा अगले ऋतुस्राव से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर निषेचन होता है तो वो गर्भाशय में जाएगा भ्रूण के द्वारा सॉरी, और उसके बाद में अगर निषेचन नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। मानव मादा में मासिक धर्म और ऋतुस्राव जो प्रथम बार होता है, ठीक है, प्रथम बार वो कब होता है, 12 से 13 की उम्र के अंदर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा वो मेनार्स होगा, ठीक है, और सबसे लास्ट वाला जो रहेगा उसको बोलेंगे अपन मोनोपॉज बोलेंगे। पॉज मतलब खत्म हो गया या रुक गया। फिर क्या होता है, निषेचन। अगर सपोज मान लो निषेचन हो गया तो युग्मक का जो है जनन होता है, युग्मक जनन। वर्षण व अंडाणु युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। देखो वर्षण क्या करेगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा, ठीक है। तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है, ठीक है, जिसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अंडाणुओं से अंड जनन को बोला जाता है ऊजीनेसिस, ऊजीनेसिस कहा जाएगा, ठीक है। अंडाणु का निर्माण जो होता है उस प्रक्रिया को ऊजीनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, अंडे का बनना ऊजीनेसिस, ओवम से ऊजीनेसिस, ठीक है। ऋतुस्राव की घटना कब होती है, जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो उस समय जो होता है वो क्या होगा, उसकी यूट्रस की जो दीवार जो होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है, और ब्लडिंग के साथ में वो क्या हो जाती है, बाहर आती है। ये कम से कम 4 से 5 दिन तक चलता है, ठीक है। उसके बाद में ये रुक जाता है, और वापस 14वें दिन जो होगा वो वापस क्या होगा, इसका मेंस्ट्रुएशन जो सॉरी अंडाणु का उत्सर्जन होगा। फिर वो अंडाणु इंतजार करेगा, ठीक है, किसके आने का, स्पर्म के आने का। स्पर्म नहीं आते हैं तो वापस उसकी 2 दिन की वैलिडिटी होती है, खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद में वही वापस प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन, और डाउन होते ही क्या हो जाएगा, वापस ये जो मासिक धर्म वापस स्टार्ट हो जाता है। निषेचन, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब जुड़ जाते हैं उसको निषेचन कहा जाएगा। और उसके बाद में क्या बनता है, युग्मक या जाइगोट बनता है। ये ध्यान रखना, ये 2n होता है, ये n होता है और ये भी n होता है। तो n प्लस मतलब होता है अगुणित है, और इससे बनेगा 2 गुणित, द्विगुणित बनता है, ठीक है, यानी डिप्लॉइड बनता है। मनुष्य में अंत निषेचन होता है। अंत निषेचन का मतलब होता है मादा के शरीर के अंदर निषेचन होता है। अंत निषेचन का मतलब क्या है, मादा के शरीर के अंदर, के शरीर के अंदर अंदर अगर निषेचन होता है तो उसको आंतरिक निषेचन या अंत निषेचन कहा जाता है। निषेचन की प्रक्रिया मादा की अंडवाहिनी में होता है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। भ्रूणीय विकास, भ्रूण का विकास कहां पे होता है, वो होता है गर्भाशय में। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्मनज, युग्मनज मतलब जाइगोट, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं जाइगोट से। जाइगोट
कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n वाला होता है, द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या भी पूछ सकते हैं, जैसे अगुणित शुक्राणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, तो आधी होगी, कितनी होगी, 2n मतलब 46 होती है, ठीक है, 2n का मतलब कितनी होगी, 46, ठीक है, और आधी होके ये कितनी होगी, ये होगी अपने 23, ठीक है, इसमें भी कितनी होगी, 23, 23 होगी, ठीक है, और 23 और 23 मिलके वापस क्या हो जाते हैं, तो अब भ्रूण का निर्माण जो हो गया वो कितना होता है, 2n होता है, यानी 46 होती है भ्रूण। 11वें सप्ताह के उपरांत इसे फीटस कहा जाता है। फीटस अगर अपन क्या कर सकते हैं, अगर ऑर्गन वगैरह अगर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ ये हाथ है, ये उंगलियां हैं, ठीक है, इस तरह से, तो उसको फीटस कहा जाएगा, ठीक है। मानव के फीटस, फीटस बोला जाता है इसको, मानव के गर्भाशय काल कितना होता है, 280 दिन या 9 मंथ का होता है, ठीक है। उपरोक्त अवधि के दौरान परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है भ्रूण, ठीक है, और पूर्ण शिशु का विकास होता है। गर्भ में भ्रूण को, फीटस को पोषण मां से मिलता है, और एक जो क्या बोलते हैं, एक पाइप होती है जो होती है अपरा, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, क्या बोला जाता है उसको, प्लेसेंटा। और ये जो दीवार जो होती है बनाने का काम कौन करता है, एंड्रोमेट्रियम, एंड्रोमेट्रियम की दीवार जो होती है ये निर्माण में मदद करती है, निर्माण में मदद करती है। जो भ्रूण गर्भाशय की जो दीवार होती है, आंतरिक दीवार, ठीक है, वो इस अपरा के निर्माण में मदद करती है। अपरा एक ट्यूब है जो आपने कभी देखा भी होगा, ठीक है, जब बच्ची जो होती है पैदा होती है तो उससे जो नाल निकलती है, अपन नाल बोलते हैं, ठीक है, उस नाल को फिर कट किया जाता है जब पैदा होने के बाद में, और बेबी वैसे एक फ्लूइड के अंदर, ठीक है, रहता है गर्भाशय के अंदर, एक पॉलीथीन एक बैग होता है, ठीक है, या बैग कह सकते, पॉलीथीन तो नहीं कह सकते, बैग कह सकते हो, उस बैग के अंदर रहता है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है, और उससे जब वो बाहर निकलता है तो पहली बार जब श्वास लेता है, ठीक है, तब तो उसके फेफड़े खुलते हैं, ठीक है, और खुलने के बाद में फिर उस नाल को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये नाल क्या करती है, कनेक्शन है बिटवीन किसके किसमें, फीटस एंड मदर्स के बीच में, ठीक है, यानी माँ जो खाती है उसका द्वारा न्यूट्रिशन जो होता है उस ट्यूब के माध्यम से उस बेबी के अंदर जाएगा, और बेबी के अंदर जो वेस्टेज फॉर्म होती है उस फॉर्म को इसी ट्यूब से माँ की बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। यानी ये ट्यूब जो होती है दोनों के बीच में एक कनेक्शन का कार्य है, ठीक है, लेन देन का कार्य जो होता है वो माँ और शिशु के बीच में वो अपरा के द्वारा होता है या प्लेसेंटा के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये थी अपने जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, सब युग्मक जनन, जो युग्मक का निर्माण होता है, निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन होगा अंडाणु और शुक्राणु का, उसको बोला जाता है निषेचन। उसके बाद में दो द्विगुणित कोशिका बनती है, उसको बोला जाता है जाइगोट, और जाइगोट से आगे क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, और भ्रूण का निर्माण जो होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है, ठीक है। अपरा जो है वो क्या है, मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन होता है। तो अब एक कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे सपोज शुक्राणु के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होगी, तो अभी मैंने बताया शुक्राणु जो कैसा होता है, अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित है, ठीक है, अगुणित है यानी आधा है, आधा होगा, ठीक है। अपने अंदर कितने होते हैं शुक्राणु, 46 होते हैं, तो 46 से आधे कितने हुए, 23 हुए, तो कितने होंगे 23, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अंडाणु में भी कितने होते हैं, 23, ठीक है, जैसे ये शुक्राणु है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा अंडाणु, तो शुक्राणु और अंडाणु इसमें भी 23 होंगे, ये भी 46 वाली कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे आधी हो जाती है, फिर वापस ये बनते हैं, इससे बनता है युग्मनज, युग्मनज, ठीक है, और युग्मनज जो होता है वो कैसा होता है, 2n, यानी कितना हो जाएगा वापस 46, और शिशु जो बनेगा वो कैसा होगा, 46 वाला होगा। नर हार्मोन स्त्रावित करती है, नर हार्मोन कौन सा करती है, रेतान नलिका नहीं, सर्टोली पोषण देती है, ये तो ये क्या देती है, पोषण देती है, सभी ये भी नहीं है, तो कौन सी होती है, अंतराली कोशिका, जो कहाँ पे मिलती है, सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच में मिलती है, जो स्टार्ट में मैंने बताया, ठीक है, जिसको लेडिंग कोशिका भी कहती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतराली कोशिका द्वारा नर स्त्रावित कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन,
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। रज चक्र, देखो रज चक्र जो होता है वो 14 दिन होता है, तो लगभग अपन 8 से 10 नहीं, 6 से 48 नहीं, 20, 18 से 20 नहीं, कौन सा होगा, 12 से 14 दिन के बीच में होता है। स्तनियों, अच्छा ये कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज मान लो किसी का 30 है तो माइनस क्या कर देंगे, 40 कर देंगे, यानी 16 तारीख के लगभग आप जो होगा वो इसमें हो सकता है। ठीक है, यानी जो होगा 16 तारीख जो होगी ना, जैसे 30 दिन का जिसका टाइम पीरियड है तो वो 14 को माइनस कर दे। ठीक है, स्तनियों में निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में या अंडवाहिनी में, तो कहां पे होती है, अंडवाहिनी में होती है। कहां पे होती है, अंडवाहिनी के अंदर क्या होती है, यहाँ जो है निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऋतुस्राव रुक जाना क्या कहलाता है, देखो स्टार्ट होना जिसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, मेनार्क। ठीक है, और जो रुक जाएगा उसको क्या बोलेंगे अपन, मोनोपोज। ठीक है, तो रुक जाता है वो होता है मोनोपोज, और ये क्या होता है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट होगा। ठीक है, वो कब होता है, मेनार्क में होता है। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, ये पुट्टिका कोशिका करती है, पुट्टिका कोशिका। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये कॉर्पस ल्यूटियम करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जिसको अंतराली कोशिका करती है जो आगे गया, और ये पीयूष ग्रंथि करती है, ये पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ठीक है, देखो ये एक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस में एक द्रव होता है, जो मैंने कहा था ना अभी, जो शिशु जो होता है वो एक पॉलीथीन के अंदर होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, इसके अंदर इस तरह से बंद रहता है, इस तरह से। ठीक है, तो शुरुआत में इस तरह से ही दिखता है ये। ठीक है, और ये जो नाल जो होती है वो इससे कनेक्ट होती है, यहाँ पे फ्लूइड होता है, तो इस फ्लूइड को लिया जाता है। ठीक है, उस फ्लूइड के टेस्ट किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेटिक जो द्रव की जांच करके गुणसूत्रीय असमानताओं का पता लगाया जाता है, और इससे भ्रूण का भी परीक्षण हो सकता है, लिंग निर्धारण, लिंग का भी परीक्षण इससे कर सकते हैं, लेकिन वो अभी कैसा है जिसका लिंग निर्धारण सॉरी लिंग परीक्षण अभी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है वो लिंग के बारे में पता भी लगाया सकता है, और ये मेन जो पता लगाना है वो होता है गुणसूत्रीय असमानता के कारण जो होता है, यानी गुणसूत्र तो कोई अलग तो नहीं है, या आने वाले शिशु में कोई विकार तो नहीं है, तो इसके बारे में पता लगाना होता है। एमनियोसेंटेटिक्स जो होता है उस विधि को उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, एमनियोसेंटेटिक द्रव की जांच करते हैं जो गुणसूत्रीय असमानता का पता लगाती है। विश्व का सबसे पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश ने स्टार्ट किया था, तो वो किया था चीन ने, नहीं वो किया था किसने, भारत ने। ठीक है, तो परिवार नियोजन लाने वाला तो कब किया था, इन 1952 के अंदर, 1952 के अंदर भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया था। परकनली शिशु का क्या अर्थ है, हाँ जिसको अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, आईवीएफ, आईवीएफ में क्या किया जाता है, नर जो स्पर्म जो होते हैं, ठीक है, शुक्राणु प्लस अंडाणु, ठीक है, इसका निषेचन। ठीक है, निषेचन जो प्रक्रिया जो होती है वो किस में होती है, टेस्ट ट्यूब में होती है, टेस्ट ट्यूब में होती है। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में होने के कारण अब निषेचन के बाद में भ्रूण को वापस, जो भ्रूण बनता है उसको मादा के गर्भाशय में स्थानांतरण कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है, स्थानांतरण कर दिया जाता है, तो यहाँ पे जो भ्रूण का स्थानांतरण जो होता है वो गर्भाशय में होता है। ऐसा नहीं कि बेबी जो होगा वो टेस्ट ट्यूब में पैदा होगा, तो टेस्ट ट्यूब की साइज तो इतनी ही होती है। ठीक है, इतना बेबी होता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है, बाद में कुछ स्टेज के बाद में उसको वापस मादा के गर्भाशय में क्या किया जाता है, आरोपित या प्रत्यारोपण वहां पे कर दिया जाता है। ठीक है, तो परिवर्तन परक नली में होता है, परिवर्तन उत्तक संवर्धन विधि से द्वारा होता है, परिवर्तन अनिषेचित अंडे से होता है, निषेचन परक नली में, और आरोपण जो होता है वो भ्रूण में होता है। ठीक है, फिर है जो आईयूडीएस क्या होता है, देखो ये है गर्भ निरोधक कोई जो है वो क्या टेक्निक है, जिसको बोला जाता है इन इंट्रा यूट्राइन
कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है इंट्रा यूट्राइन, यूट्राइन मतलब गर्भाशय में, यानी उसको गर्भाशय में फिट किया जाएगा। और फिट करने में देखो वैसेक्टोमी फिट की नहीं किया जाता, क्योंकि वैसेक्टोमी जो होती है वो नसबंदी होती है, वो कौन सी होती है, पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी है। ठीक है, ये ट्यूबोक्टोमी किसमें होती है, मादा नसबंदी है। ठीक है, कंडोम्स ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉपर टी, तो कौन सा होगा, कॉपर टी, इसको फिट किया जाता है, इसको गर्भाशय के अंदर फिट किया जाता है। तो यूट्राइन डिवाइस कौन सी है, कॉपर टी होती है। और ये कैसी है, जिसके अंदर देखो इसमें तो कहते हैं वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, ट्यूबोक्टोमी के अंदर जो अंडवाहिनी होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है अपने आज की जो क्लास है वो इतनी है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। ठीक है, और ये जो है पटवार जो है 2025 इतिहास की आपको अगर चाहिए तो 70 रुपीज के अंदर आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज। ठीक है, और इसमें भूगोल जो है वो राजव्यवस्था एवं कंप्यूटर की 60 है, इंग्लिश हिंदी और विज्ञान की 51 रुपए में, और दोनों तीनों का जो अगर कॉम्बो लेते हो तो 165 के रुपीज के अंदर आपको ये मिलता है। इसी तरह से ऊपर भी है, चतुर्सैनिक कर्मचारी के में 90 रुपीज का है, वो 70 रुपीज का है, और वो अपने 51 रुपए का है। ठीक है, और तीनों अगर साथ में रहते हो तो आपको 200 रुपए का आपको ये टेस्ट सीरीज पड़ती है। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको सारी सूचना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।